रेलवे उतना हार्ड नहीं है, रेलवे उतना हार्ड नहीं है। रेलवे में केवल आप साइंस बढ़िया से पढ़िए, आप जो भी अरिथमेटिक सेक्शन है मैथ्स का वो बढ़िया से कर लीजिए और रीजनिंग कर लीजिए, और करंट अफेयर जो भी है थोड़ा मोड़ा करिए, 100% रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 2019 में भरा था, आरआरबी एनटीपीसी आया था और ये ग्रुप डी आया था, उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसके पहले भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इसमें मेरा एनटीपीसी में मेरा लेवल 2 लेवल 3 में प्रीलिम्स निकला था, और लेवल 2 में जो था मेरा वो टाइपिंग के लिए मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाया। और ये ग्रुप डी में तो जैसा कि बताया मेरा उसी में सिलेक्शन हुआ है। अभी फॉर्म ही भराया है, जैसे कि रेलवे का आपको पता ही है, कोई गारंटी नहीं है 6 महीना में एग्ज़ाम ले ही ले, तो इसलिए पहले अपने आप को ये मत सोचिए कि हमको 6 महीना में एग्ज़ाम लेगा, हम कैसे इसको कम्पीट करेंगे। तो पहले ही आपको मोरली वीक नहीं होना है, ठीक है। पहले आप लेके चले कि हम इसको कर सकते हैं, और आप देखिएगा अगर करिएगा सच्चे मन से तो 6 महीना 8 महीना भी हो सकता है, एक साल। टेक्स्ट बुक का हमको लगा कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक रहता है वो जेन्युइन रहता है, मतलब उसको अगर लगाइएगा ना तो आपका एग्जाम में वो फायदा करेगा, उसमें ज़्यादा इरिलीवेंट क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जिस जो भी एग्जाम का प्रिपेयर करें उस टाइप का क्वेश्चन। साथी आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है रोशन कुमार जी। तो चलिए उनसे जानते हैं, इनका सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ है 2019 वाले में, तो इनसे जानते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए, और सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम जैसे आपने बताया रोशन कुमार है। मैं ये जो फॉर्म भरा था 2019 में भरा था, आरआरबी एनटीपीसी आया था और ये ग्रुप डी आया था, उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसके पहले भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इसमें मेरा एनटीपीसी में मेरा लेवल 2 लेवल 3 में प्रीलिम्स निकला था, और लेवल 2 में जो था मेरा वो टाइपिंग के लिए मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाया। और ये ग्रुप डी में तो जैसा कि बताया मेरा उसी में सिलेक्शन हुआ है। पहले तो ये आपका रिटेन निकला, उसके बाद फिर ये रनिंग, फिर मेडिकल, फिर फाइनली मेरिट आया उसी में। तो अभी आप कौन से डिवीजन में पोस्टेड हैं? अभी हम ईस्टर्न रेलवे में आसनसोल डिवीज़न में हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पोस्ट पे हैं। तो इससे पहले आप मतलब रेलवे का एग्जाम तैयारी कर रहे थे, या फिर इससे पहले कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? मतलब हम इंग्लिश वगैरह भी पढ़ते थे, एसएससी के लिए भी करते थे। हम सबसे पहले फॉर्म डाले थे 2019 में एसएससी एमटीएस का, तो उसमें मेरा 70 मार्क्स आया था, तो मेरा उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, और हम ये लेटर राइटिंग होता है, हम लेटर राइटिंग के लिए उसमें गए हुए थे, ठीक है। तो उसमें मेरा फाइनली मेरिट नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें आपको पता है 80 समथिंग चाहिए उस समय। उसके बाद फिर मेरा 2020 में हुआ एसएससी एमटीएस में, उसमें मेरा 80 मार्क्स था, ठीक है, 80 मार्क्स था। तो एसएससी एमटीएस में फिर मैंने ये पेपर दिया लेटर राइटिंग का, तो लेटर राइटिंग का पेपर दिया, तो उसमें जो हमको लगा कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो जो उसमें ना स्टेट भरना रहता है, तो हम स्टेट में केकेआर रीजन में मेरा मेरिट बन रहा था, लेकिन हम वो डाले नहीं थे, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर सीएचएसएल 2021 में हम ये टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, पर टाइपिंग हम नहीं क्वालिफाई हो पाए। उसके बाद हम फॉर्म डाले सीजीएल का, तो सीजीएल में मेरे 2022 में मेरा एटलीस्ट 139 मार्क्स था, नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 2022 में आपका 37,000 प्लस पोस्ट था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर तो आपको पता है कि धीरे धीरे रिजल्ट में थोड़ा लेट हुआ, फिर जो भी हुआ, फिर इधर मैंने ग्रुप डी का भी क्वालिफाई किया हुआ था, तो जो उसका जो मेंस का जो डेट था ना वो सेम पड़ गया, इधर मेरा मेडिकल का ग्रुप डी वाला और उधर सीजीएल का मेंस वाला। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अपना सेफ्टी चाहता है, मतलब कि श्योरिटी कि मेरा किस में श्योर है, तो घर वाला बोला कि पहले ग्रुप डी चल जाओ, उधर तुम्हारा सेफ लग रहा है उसमें हो जाएगा, इधर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जैसा कि पता है आपको, ईस्टर्न रेलवे जो है बहुत नाटक कर रहा था कि इस बार मतलब कि डेट एक्सटेंड कर रहा था, इसी के थोड़ा डर के कारण हम इधर आ गए और वो सीजीएल छोड़ दिए। उसके बाद हम एक ईपीएफओ डाले थे, तो ईपीएफओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन टाइपिंग में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर डाले थे एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का आया था, 10+2 35 वर्ड पर मिनट चाहिए था टाइपिंग, उसमें मेरा 64 नंबर था, उसमें भी मेरा हो गया था, लेकिन हम उसमें भी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। बस यही मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी आपने एग्जाम दिया लगभग में आप कोई ना कोई स्टेज तक मतलब क्वालिफाई किया है आपने। और वो एमटीएस वाले में मिस्टेक ये हुआ था जो बाकी बच्चे भी करते हैं कि भले आपको सिलेक्शन मतलब ये नहीं देखना है कि स्टेट प्रेफरेंस डालने में आपको सब डाल देना है। हाँ, स्टेट प्रेफरेंस अगर सारा डालिएगा तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई स्टेट मिल जाए, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर आप घर के जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल ये सब में डालिएगा तो हो सकता है इसका कट ऑफ आप मतलब कि पूरा ऑल ओवर स्टेट का कट ऑफ पार कर जाए, लेकिन वो आपके प्रेफरेंस में डाला हुआ नहीं है, जिसके कारण आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप पूरा डालना चाहते हैं, अगर आपको है शौक कि हम सरकारी नौकरी भी कहीं भी कर सकते हैं, तो आप पूरा प्रेफरेंस डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी है, मान लीजिए घर के अगल बगल उतना मार्क्स नहीं आ पाया, लेकिन आप विद इन रीच हैं कि कोई ना कोई स्टेट मिल जाए तो आपको मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है। भैया अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आपने 10th 12th एजुकेशन कहाँ से किया?
10+12 विवेकानंद विद्या मंदिर रांची से है। उसके बाद मैंने मेरा 12th साइंस से था PCM। उसके बाद हम BA कर लिए हिस्ट्री ऑनर्स से, योगदा सत्संग महाविद्यालय कॉलेज है रांची में ही, वहाँ से मैंने BA किया है। 2020 में मेरा BA फाइनल कंप्लीट हुआ है। तो आपने कोई टेक्निकल डिग्री भी लिया है क्या? जी, आप बोल सकते हैं ITI। मतलब कि हम पहले सोचे थे कि रेलवे में, अगर रेलवे में भी ड्राइवर वगैरह का पोस्ट पे निकलता है तो उसमें ITI से इलेक्ट्रीशियन से हम कोर्स किए 2 साल का जो होता है हजारीबाग से। और जैसे इसमें 3 सेक्शंस मेनली आपका मतलब आता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS और साइंस का है। तो सबका सेक्शनल जानते हैं कि तैयारी आपने कैसे किया? तैयारी आपका शुरू कब से हुआ था? जी, आप जैसे कि हम 2017 में 12th दिए, ठीक है। उसके बाद हम, मेरा बेसिकली BA लेने का यही था, एक तरह से बोल सकते हैं मोटिव यही था कि हम इस फील्ड में आएँ, ठीक है, कंपटीशन लाइन में। तो हम 2017 में के बाद जो था ना, हम खुद से थोड़ा मोड़ा मैथ वगैरह RS अग्रवाल से बनाने लगे। मैथ था, रीजनिंग था, तो खुद हमको मेरा मैथ ठीक था तो बनता था, तो बन जाता था। तो पहले जो एक फॉर्म आया था ग्रुप डी का 2018 में आया था, ठीक है। तो उसमें मैंने खुद से प्रिपरेशन किया था। और उसी समय आया था टेक्नीशियन का भी आया था, ALP टेक्नीशियन 2008। तो उसमें हम फिल किए थे। तो उसमें मेरा जो था ना, हम सिकंदराबाद से फॉर्म डाले थे, तो मेरा उसमें हमको लगता है कि मेरा मार्क्स था 60 या कुछ था, या 56 मेरा नॉर्मलाइज, मेरा रॉ मार्क्स था 56 और नॉर्मलाइज करके 64 हो गया था। लेकिन उसका जो OBC का गया था कट ऑफ 65 चला गया था, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया, कुछ 0.25 से। और उसके बाद फिर टेक्नीशियन जो था उसमें भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, 10+2 साइंस से था, रहता है सिग्नल वाला पोस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो 75 मार्क्स का पहले होता है ना, उसमें मेरा हो गया, 40 नंबर लाए थे तो उसमें मेरा हो गया। फिर सेकंड वाला एग्ज़ाम दिए, तो सेकंड वाला एग्ज़ाम में मेरा 64 आया था रॉ मार्क्स। तो उसमें तो कट ऑफ आपको पता है, जैसे कि पोस्ट कम रहता है 10+2 वाले के लिए, तो 84-85 जाता है, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। तो वहीं से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। तो आप जैसे तैयारी शुरू की तो मैथ के बारे में बताइए कि उसका तैयारी आपने कैसे की? मैथ पहले तो हम, जैसे कि आपको बताया, पहले हम खुद से उस समय ट्यूशन वगैरह नहीं लेते थे, कोचिंग नहीं जाते थे। तो RS अग्रवाल से पहले एग्जाम्पल बनाते थे, वही एग्जाम्पल के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज वगैरह सारा सॉल्व करते थे। उसके बाद जब मेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ ना, तो हम सोचे कि अब कहीं ना कहीं कुछ कोचिंग वगैरह पकड़ा जाए। तो एक श्योर सक्सेस सेंटर है रांची में, लालपुर में है, तो वहाँ हम किए। तो वहाँ पे जैसे कि सर लोग बताते थे, तो वहाँ पे उनका एक अपना सीट आता है क्वेश्चन से, ठीक है, सारा भी जितना भी मान के चलिए चैप्टर होता है, तो वो हम सारा करते थे। और जब हो गया उधर, तो फिर हम किरण लिए, किरण SSC किरण है, तो उसका हम सारा जितना भी आप बोलिए ज्योमेट्री होता है, ठीक है, एक नंबर सिस्टम का होता है, फिर जिसको एडवांस बोलते हैं, ठीक है, फिर आपका अरिथमेटिक होता है। तो अरिथमेटिक हम पूरा, मतलब कि पूरा जितना भी अरिथमेटिक हमको लगता था कि मेरा ठीक है पहले से, तो अरिथमेटिक हम जितना भी किरण था उसका अरिथमेटिक हम पहले बढ़िया से बना लिए। फिर एडवांस मेरा थोड़ा मोड़ा वीक था, ठीक है, मतलब कि जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो सब बना लेते थे, फॉर्मूला पे जो डायरेक्ट पुट हो जाए वो बना लेते थे। लेकिन हमको लगता था कि उसमें जो थोड़ा मोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था उसमें हमको दिक्कत होता था। तो ठीक है, और ये मेरा रहा मैथ का। और जो भी वहीं से हमको लगा ना कि जैसे कि थोड़ा मोड़ा हम उस समय SSC का तैयारी कर रहे थे, तो उस समय थोड़ा एडवांस मैथ का पोर्शन उसमें थोड़ा रहता था, ठीक है। तो कुछ मेरा एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं बन पाने के कारण मैं थोड़ा रैंक नीचे रहता था, टेक्स्ट बुक पे लगाते थे। तो हम सोचे कि पहले चलो कोई एक जॉब ले लिया जाए। तो इधर रेलवे का सेट मारते तो इसमें मेरा नंबर अच्छा आ जाता था, क्योंकि इधर एडवांस का पोर्शन कम रहता है। तो इसीलिए हम थोड़ा इधर, फिर हम अरिथमेटिक पे ही ज़्यादा ध्यान दें। मैथ में वही जैसे कि किरण का हम पूरा बनाए, ठीक है। फिर जैसे कि टेक्स्ट बुक में आता है एक सेक्शनल आता है मैथ्स का, ठीक है, तो हम पहले वो सब पूरा बनाने लगे बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, अगर आप किताब लेना चाहें तो आप मैथ के लिए ये किताब ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। इसमें आपका 10 से प्लस मैथ का सवाल दिया हुआ है रेलवे के एग्जाम का, तो इसे आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप रीजनिंग का ले जाते हैं तो रीजनिंग के लिए आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें GK GS की, तो ये सार संग्रह है जिसमें 27 से प्लस फैक्ट दिए हुए हैं, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ये 1 लाइनर दिया हुआ है और टॉपिक वाइज भी और ईयर वाइज भी दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें NTPC के एग्जाम की, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 60 सेट तक, और इसका वॉल्यूम 2 भी ले सकते हैं, ये पीछे दिया हुआ है, इसे आप परचेज कर सकते हैं बढ़िया से। और जो भी हम लोग का जो टीचर लोग जो जहाँ पे हम कोचिंग करते थे, तो वो सीट देते थे, बताए ना आपको, क्वेश्चंस का जितना भी प्रीवियस ईयर चैप्टर है या अपना अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन, वो सारा हम बनाते थे। बस मेरा मैथ्स में यही था, और हम कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किए। मतलब अभी कोई बिगिनर लड़का अगर आता है, जैसे LP टेक्नीशियन का फॉर्म आया है, वो अगर मैथ की तैयारी करना चाहे तो मतलब वो एकदम मतलब कुछ भी नहीं जानता होगा, तो कैसे तैयारी करे? तो इसके लिए हमको जहाँ तक लगता है कि अगर वो कोचिंग नहीं करेगा, अगर खुद से तैयारी करना चाहेगा, तो RS अग्रवाल हमको लगता है बेस्ट बुक रहेगा। इसीलिए क्योंकि उसका जो एग्जाम्पल में जो है ना, वो एग्जाम्पल में बहुत कुछ ऐसा बताया जाता है जो कि लड़का का दिमाग में पहले फिट हो जाएगा, और एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो जाके और जाके अच्छा हो जाएगा,
ठीक है। तो आर एस अग्रवाल हमको लगता है कि रेलवे के लिए ठीक है, ठीक है। बाद बाकी हम एसएससी के लिए तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एसएससी में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसको कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिक जानना पड़ेगा। लेकिन रेलवे में सफिशिएंट टाइम भी रहता है और रेलवे का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग लेंगे तो वो लोग आपको गाइडेंस करेंगे ही। तो जैसा कि हम किए थे, आर एस अग्रवाल पहले बनाए थे, एक मोटा वाला आता था इंग्लिश का, मोटा वाला कितना पेजेस का था, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन था, तो उसको हम ट्राई किए थे, उसको बनाए थे। और रीजनिंग के बारे में बताइए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? रीजनिंग पहले हम रीजनिंग बनाए थे, सगीर अहमद का एक बुक है, ठीक है, उससे हम बनाए थे रीजनिंग। तो जो भी था, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, मिसिंग नंबर हो गया, फिर बोले तो मिसिंग नंबर हो गया, क्या और एक आता है ना रिलेशन वाला, रिलेशन, वो सब बन जाता था मेरे से, उस सब में हमको दिक्कत नहीं होता था। बाद बाकी कैलेंडर थोड़ा प्रॉब्लम होता था हमको समझने में, लेकिन रेलवे में ये सब से क्वेश्चन बहुत कम रहता है। आपको मेनली ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गया, आपका मिसिंग नंबर हो गया। तो अगर हम ये सब अगर बनाइएगा तो आपका इसमें थोड़ा सा मतलब कि 25 में 18 नंबर तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब में बाद बाकी और 7 क्वेश्चन के लिए आप एक तरह से सोचिए कि जो भी फिगर वाला होता है, फिगर काउंटिंग हो गया, तो वो सब को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उस सब के लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। और तो हम तो उसके बाद हम जस्ट कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे, तो वहाँ पे जो भी बताते थे हम उसको करते थे बढ़िया से। तो उसके बाद मेरा ठीक ठाक हो गया था, लेकिन भी थोड़ा मोड़ा जो काउंटिंग ऑफ फिगर होता है उसमें थोड़ा दिक्कत रहता था, ठीक है। काउंटिंग फिगर में थोड़ा पेचीदा सवाल आता है। हाँ, मतलब पेचीदा, मतलब कि बोल सकते हैं उसमें थोड़ा ना पेशेंस से आपको काउंट करना पड़ेगा जो भी है, तो उसमें हमको थोड़ा दिक्कत रहता था। बाद बाकी हमको रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था इसका। एसएससी के भी रीजनिंग में मतलब जो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन होता है, देखिए, जानते हैं हमको लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे का रीजनिंग से ज़्यादा इजी एसएससी का ही रीजनिंग है। बिकॉज आपका रेलवे में स्टेटमेंट कंजम्पशन आता है, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, जम्पशन हो गया, और फिर ऐसे कथन निष्कर्ष वगैरह हिंदी में जो भी है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं हमको लगता था कि थोड़ा मोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू एसएससी का रीजनिंग, क्योंकि एसएससी में वो सब ज़्यादा नहीं रहता है। एसएससी में आप हमको लगता है कि अगर आपका रीजनिंग सही है, आप अच्छा से नॉलेज है, तो 25 में 23 मार्क्स कोई नहीं रोकता है। एक आध दो सवाल तो आपको ही पता है कि इधर उधर हो सकता है, दिमाग में डायरेक्ट हिट ना करे, नहीं बन पाए उस समय, लेकिन 23 कहीं नहीं है, 23 22 ईजीली आएगा। और जीके जीएस के बारे में बताइए, उसकी तैयारी कैसे की जाए? जीके जीएस मेरा, हमको बोलने में तो ख़राब लग रहा है, लेकिन हम तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, लेकिन मेरा जीके जीएस स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था। तो उसके लिए जीके के लिए वही लूसेंट वगैरह जो सब प्रीफर करते हैं, तो वही हम वही पढ़े। और उसके बाद जो हम कोचिंग ज्वाइन किए, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का सर अच्छा से नोट्स बनवा देते थे, कॉपी में लिखवा देते, हम उसको रिवीजन कर देते थे। पॉलिटी का क्वेश्चन एटलीस्ट 70% सॉल्व हो जाता था। बाद बाकी हिस्ट्री में जो भी फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जो भी कि आते रहता है ना, जो भी रहता है ट्रेंडिंग में रहता है, आते रहता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व वगैरह करते थे। तो जो कि मतलब बेसिक है, तो बेसिक ही जानते थे, हिस्ट्री में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मॉडर्न का हम एंशियंट में फंसते थे, लेकिन मॉडर्न का बन जाता था मेरे से। तो हिस्ट्री मान के चलिए 3 सवाल है तो एक आध 2 सवाल बन जाता था। पॉलिटी का ठीक था, बाद बाकी इकोनॉमिक्स मेरा वीक था। और ज्योग्राफी में वही जो लूसेंट से पढ़े थे, तो उसमें उसमें हिट कर जाता था, तो लग जाता था मतलब ऑप्शन से। हाँ। और कोई आपने मतलब कोई कोर्स भी लिया था क्या जीएस के लिए? नहीं, जीएस के लिए पर्टिकुलर कोई कोर्स हम नहीं लिए हैं, कोर्स नहीं लिए, वही बुक से ही किए थे, वही लूसेंट से ही पढ़े थे। और करंट अफेयर? करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर वही जो स्पीडी है, तो जैसे कि एग्ज़ाम 1 डेढ़ महीना पहले हम एग्ज़ाम पढ़े थे करंट अफेयर, जो लास्ट में जो स्पीडी का जो लास्ट में जो आपका सवाल देता है 800 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू देता था, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद जो भी फेस्टिवल्स वगैरह जो हाल ही में जो भी था उसको कर लेते थे, बुक राइटर पढ़ लेते थे, जो भी अभी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यूली अपॉइंटमेंट, वो सब करते थे। तो ऐसे करके हम स्पीडी से किए थे करंट अफेयर्स के लिए। मतलब करंट अफेयर स्मार्टली करना होगा। हाँ, स्मार्टली, मतलब कि करंट अफेयर में देखिए क्या है ना, फेस्टिवल वगैरह से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, फेस्टिवल से रहेगा, आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन रहेगा ही। तो जो 800 क्वेश्चन रहता है ना, तो 800 क्वेश्चन हम किए, तो हमको उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ कि उससे मैं मतलब क्या था ना कि 800 क्वेश्चन बढ़िया से कर लेते तो थोड़ा दिमाग में हिट कर जाता था जो भी आता था। तो मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर आता था तो हम 3-4 मार देते थे, इतना ही किए थे। और बाद बाकी न्यूली अपॉइंटमेंट जो हुआ उसको, फिर अभी जो तूफान वगैरह जो आया है रिसेंट में, जो भी था हाईलाइटेड में, वो सब हम करते थे। तो उस सब से हमको थोड़ा फ़ायदा हुआ। मतलब 800,000 क्वेश्चन करने का करंट अफेयर का फायदा है कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिंक उसमें मिल ही जाएगा उस क्वेश्चन का, भले डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले।
हाँ हाँ, 800 क्वेश्चन में डायरेक्ट जो एमसीक्यू करिएगा तो उससे आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है, वो कर लीजिएगा। एक आध मतलब 6 में तो उससे एक आध दो क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएगा 800 से। बाद बाकी बुक्स एंड ऑथर से हमको मतलब हम जहाँ तक अभी तक बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ के जो करंट अफेयर्स आए हैं एग्जाम दिए हैं, तो एक आध ना एक आध बुक्स एंड ऑथर्स हमसे क्वेश्चन हो जाता था। न्यूली जो दिया रहता है जो स्पीडी का करंट अफेयर्स में, मतलब कि वही 100 के अप्रॉक्स में बुक्स एंड ऑथर्स दिया रहता है, तो वही वाला कर देते। बाद बाकी फेस्टिवल्स वगैरह तो उस सब में हमको लगता था कि 2 3 4 क्वेश्चन तक हो जाता था। और साइंस के बारे में बताइए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे तैयारी किया आपने? देखिए साइंस पहले क्या था ना कि पहले हम साइंस का जो ग्रुप डी का हम पहले एग्जाम दे चुके थे, तो हम साइंस फिर हम सेट मारते थे। ठीक, तो सेट मारते थे तो हमको लगता था कि मतलब साइंस का क्वेश्चन जैसे 10th पढ़े हैं तो हमको ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी हमसे काहे नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम साइंस का जो एस चंद का एक मेरे पास, हम सीबीएसई से 10th किया, तो उस समय हम लोग का एस चंद का एक बुक चलता था साइंस के लिए। ठीक है, तो एस चंद का बुक चलता था, तो हम उसका ना पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का साइड बुक था एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, तो हम तीनों का पहले चैप्टर पढ़ लिए। ठीक, और फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल था कर लिए। तो उसके बाद हम देखे कि साइंस का क्वेश्चन अप्रॉक्स मेरे से सॉल्व हो जा रहा है, मतलब कि पूरा सॉल्व हो जा रहा है। एक आध दो क्वेश्चन तो रहता है इधर उधर, लेकिन बाद बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है वही हम साइड बुक पढ़ने से। और उसको हम 3 4 5 बार पढ़े थे। ठीक है, और हम 8 7 8 9 को ट्यूशन भी पढ़ाए थे, तो हमको लगता था कि थोड़ा मोड़ा हमको हिट कर रहा है दिमाग में, और न्यूमेरिकल का हम अच्छा से प्रैक्टिस किए थे। और ये जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जो भी बायोलॉजी में हम ज़्यादा नहीं, केवल चैप्टर रीड करते थे, और जो जो हमको लगता था इंपॉर्टेंट है उसमें ब्लैक से उसको ना मोटा करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम उस सब को ज़्यादा ध्यान देते थे, और वो सब क्वेश्चन 10th में आता भी था। मतलब ये रेलवे ग्रुप डी में है, था भी, आता भी था उस टाइप का क्वेश्चन। जितना भी सेट हम बनाए थे उसमें हमको लगा फ़ायदा किया मेरा ऐसा। और उसके बाद जो आपका है लूसेंट, लूसेंट का जो साइंस है उसको भी हम प्रिपेयर किए थे, तो उससे भी थोड़ा मोड़ा लगा कि फ़ायदा हुआ है। और ये एनसीईआरटी कैसा रहेगा साइंस के लिए? एनसीईआरटी तो और बेस्ट है। एनसीईआरटी में क्या है ना, देखिए एनसीईआरटी क्या है कि मतलब वो पतला, मतलब जो भी है एनसीईआरटी तो बेस्ट है, उसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसको पढ़ के समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए हम साइड बुक था मेरे पास, तो हम उसको पढ़े, एनसीईआरटी भी पढ़े, उसको भी पढ़े। लेकिन उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा चैप्टर, जैसे कि एनसीईआरटी में मान के चलिए आपका 5 पेजेस का एक चैप्टर है, वही साइड बुक में 10 पेज लगेगा, लेकिन उसमें इस तरीके से आपको समझाएगा ना कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और उसमें जो फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी उसमें ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो ज़्यादा दिमाग में हिट करेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हमको लगा कि प्रेफरेंस जो हम दिए हैं साइड बुक को, वो हम थोड़ा सा हमको फ़ायदा किया था। और ये बनाने में सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में, क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादा रहता था। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स वगैरह, तो वो सब हमको फ़ायदा किया साइड बुक से, जो हम किए थे तो हमको फ़ायदा किया। और ये मॉक टेस्ट आपने कहाँ से लगाया था? मॉक टेस्ट बुक से लगाया था। टेक्स्ट बुक से मतलब कि देखिए मेरे पास ग्रेड अप का भी था, टेक्स्ट बुक भी था। तो टेक्स्ट बुक का हमको लगा कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक रहता है वो जेन्युइन रहता है, मतलब उसको अगर लगाइएगा ना तो आपका एग्जाम में वो फायदा करेगा। उसमें ज़्यादा इरिलीवेंट क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो भी एग्जाम का प्रिपेयर करें उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो और जो भी ग्रेड अप वगैरह में रहता है तो थोड़ा हाईली लेवल का रहेगा। आप मान के चलिए हम तो ग्रुप डी का प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमको ग्रुप डी ही निकालना है, तो ग्रुप डी निकालना है तो आप ज़्यादा हाई लेवल क्यों जाइएगा, है ना। आपका अगर यही है कि हमको इस बार जॉब ले लेना है, ग्रुप डी निकाल ही लेना है, तो ज़्यादा आप इरिलेवेंट चीज़ क्यों पढ़िए, उसी से वही चीज़ पढ़िए ना जो कि मेरा ये सक्सेस पाने में हमको मदद करे, जो भी है, क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है ना। और अगर आप हाई लेवल कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप कोई भी हाई लेवल का ग्रेड अप वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम प्रीफर टेक्स्ट बुक को ही करेंगे। टेक्स्ट बुक आपका बहुत बढ़िया है मेरे नज़र से, बाद बाकी सबका अपना अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू, तो यही टेक्स्ट बुक को हम ज़्यादा। तो आप लोग भी अगर टेक्स्ट बुक का ये लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप खरीदेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि मॉक तो लगाते हैं लेकिन उसका एनालाइज नहीं करते हैं, तो कुछ फ़ायदा है मॉक लगाने का? फिर मॉक लगा के अगर एनालिसिस करिएगा तो इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको बाद में आप जैसे टेक्स्ट बुक में उस टाइप का दिया भी हुआ है कि उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वीक इन दिस सेक्शन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको अगर करिएगा तो बेनिफिट करेगा। तो उस समय तो मतलब कि हम लोग उतना, टू बी ऑनेस्ट, उतना हम नहीं करते थे, लेकिन अब हम जैसे कि सीजीएल वगैरह का प्रिपेयर हम कर रहे हैं, तो हम जो भी करते हैं तो हम लगाते हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो जैसा कि अभी एएलबी टेक्नीशियन का फॉर्म आया था, फिलअप हो गया, उसका डेट खत्म हो गया, और एनटीपीसी का भी मतलब बताया जा रहा है कि 1 2 महीने में 3 महीने में आने वाला है, ग्रुप डी भी आने वाला है।
तो जो बच्चे बिगिनर है, फॉर्म डाले हैं अभी एलपी टेक्नीशियन का, तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं 6 महीने में कंप्लीट? जैसे कि अभी अभी फॉर्म ही भराया है, जैसे कि रेलवे का आपको पता ही है, कोई गारंटी नहीं है 6 महीना में एग्ज़ाम ले ही ले। तो इसलिए पहले अपने आप को ये मत सोचिए कि हमको 6 महीना में एग्ज़ाम लेगा, हम कैसे कैसे इसको कम्पीट करेंगे। तो पहले ही आपको मोरली वीक नहीं होना है, ठीक है। पहले आप लेके चलिए कि हम इसको कर सकते हैं, और आप देखिएगा अगर करिएगा सच्चे मन से तो 6 महीना 8 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। जैसे कि रेलवे को आपको पता है कि हम लोग 2019 में फॉर्म डाले थे एंटी ग्रुप डी का, ठीक है। और उस समय भी ऐसे ही हवा चल रहा था कि 6 महीना 7 महीना में एग्जाम हो जाएगा। उस समय हम लोग का उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन किए, लेकिन आप देखे किए हम लोग उसको लाइटली नहीं लिए। वो 2023 गया, और वही अगर लाइटली लेते तो ऐसे ही लाइटली कि कब होगा एग्जाम, उसको भी कंप्लीट हो सकता है नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि 6 महीना में एग्जाम हो जाएगा। आप उसको सच्चे मन से अगर करिएगा तो पक्का रेलवे उतना हार्ड नहीं है। रेलवे उतना हार्ड नहीं है। रेलवे में केवल आप साइंस बढ़िया से पढ़िए, आप जो भी अरिथमेटिक सेक्शन है मैथ्स का वो बढ़िया से कर लीजिए, और रीजनिंग कर लीजिए, और करंट अफेयर जो भी है थोड़ा मोड़ा करिए, 100% रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे एएलपी टेक्नीशियन का तो थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ट्रेड से भी रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो हाँ, ट्रेड से रिलेटेड क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो मतलब कि उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए, दिन में 2 घंटा उधर दीजिए कि हमको इसका ट्रेड से रिलेटेड पढ़ना है, और इधर जो भी मेन जिसमें हम मेरा मेरिट बनता है उसको आप ज़्यादा ये करिए, क्योंकि मेरिट आपका यही नंबर पे बनेगा। और उसमें आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। मैथ वही है, रीजनिंग वही है, सेम सिलेबस है सबका, तो आप कर सकते हैं इजीली। साइंस भी है, कर लीजिएगा। और जैसा कि आपने बताया कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं आप? जैसे कि हम पहले इंग्लिश पढ़ते थे, तो पहले हम नीतू मैम का एक बुक है किरण का, उसको हम फॉलो करते थे, ठीक है। तो उस समय मतलब कि मेरा 25 में 18 19 20 जाता था, और कभी कभी उससे कम भी हो जाता था, लेकिन उससे उससे 21 22 रेयरली नहीं जाता था, क्योंकि मेरा उस समय थोड़ा वर्ड पावर थोड़ा वीक था। तो उसके बाद हम ग्रुप डी पे भी ध्यान देने लगे, तो कहीं ना कहीं लगता है ना आदमी को कि अरे हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा आदमी उसको थोड़ा साइड हटा देता है कि चलो इसी पे फोकस करते ये हो जाएगा, तो हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका जो टॉप प्रायोरिटी देते हैं जो एग्ज़ाम को, आप उसी का प्रिपेयर कीजिए, जो कि हम लोग को अभी थोड़ा रिग्रेट होता है। तो अभी जो भी टाइम मिलता है इसमें हम पहले तो ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं, फिर जो भी अपना वर्ड पावर रिलेटेड है, जो भी वर्ड जिससे आपका वर्ड पावर इम्प्रूव हो जाए उसको आप करिए। और मैथ और रीजनिंग तो पढ़िएगा, तो वो आपका तो रेलवे में भी काम देगा। तो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा वाइटल सब्जेक्ट है, इंग्लिश पे आपको ध्यान देना चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर एक दिन में, ज़्यादा वर्ड्स पे। और ग्रामर पोर्शन आप सेट मारिएगा, तो उसका जो भी आएगा सॉल्यूशन उससे आपका इंप्रूव हो जाएगा। मेरा धीरे धीरे अब हम कर रहे हैं सीजीएल का प्रिपरेशन, और हमको लगता है कि यहाँ का बात नहीं, जैसे सीजीएल हमको लगता है कि आने वाले 1 आध साल में हम इसको टारगेट रखे हैं कि हम उसको क्रैक करने का जल्द ही कोशिश करेंगे, और हो भी जाए, होप सो। भैया से जानते हैं इनके काम के बारे में कि इनके काम में कैसा प्रेशर है या फिर प्रेशर नहीं है, तो अपने काम के बारे में बताइए थोड़ा ग्रुप डी में। देखिए, काम ग्रुप डी में जैसा कि हम असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट पे, सारा पोस्ट का तो हमको नहीं पता है, लेकिन पॉइंट्समैन के पोस्ट पे है। तो जो भी हम लोग के स्टेशन इंचार्ज हैं, हम लोग कॉल ड्यूटी पे है। यहाँ पे साइडिंग है, वहाँ पे कोयला लोडिंग होता है, तो हम लोग का कॉल ड्यूटी आता है। जब भी ड्यूटी लगने के हाफ एन आवर पहले कॉल आएगा, आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो इसमें मेंटली प्रेशर तो एक तरह से काम का तो मान के चलिए ग्रुप डी है, तो हम लोग को ज़्यादा मेंटली वर्क थोड़ी करना है, मेंटली प्रेशर तो नहीं है। लेकिन यहाँ का जो भी इंचार्ज है, जो भी है, वो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन वर्क में दे सकते हैं, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन मेंटली प्रेशर नहीं है उस टाइप का। यही है कि आपको मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब मेरा कॉल आ जाए, हमको कब जाना पड़ेगा। तो अपने आप को आप हमेशा प्रिपेयर रखिए। जैसे कि मेरा कॉल आएगा और आपका कॉल हो गया, ड्यूटी हो गया, तो आप यही सोच के चलिए कि 10 से 12 घंटा बाद फिर मैं ड्यूटी लगेगा, इसीलिए खा पी के अपना रेडी रहिए। यहाँ का है पॉइंट्समैन जो हम साइडिंग है, और बाद बाकी जहाँ पे जो भी रोस्टर ड्यूटी है वहाँ तो सारा कुछ क्लियर है कि मेरा इस रोस्टर में मेरा ड्यूटी है, हमको वो परफॉर्म करना है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाद बाकी कॉल ड्यूटी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होता है खाने पीने का। अगर बाई चांस अगर कॉल आ गया उस समय खाना नहीं बनाया, तो हमको तो जाना पड़ेगा। रेलवे का काम तो बाधित कर नहीं सकते हैं, नहीं तो चार्जशीट हो जाएगा। ये रेलवे में थोड़ा मोड़ा मेंटली प्रेशर इसके लिए बोल सकते हैं। और हमेशा रेलवे का वर्क जो भी है, आपको हमेशा केयरफुल करना पड़ेगा, हमेशा केयरफुल रहना इसलिए पड़ेगा कि थोड़ा भी गलती होगा तो आप डायरेक्ट पनिशमेंट आपको मिले। तो आज आपने देखा रोशन जी का इंटरव्यू, इन्होंने ग्रुप डी क्रैक किया है और एसएससी का भी एग्जाम लगभग क्रैक ही था, लेकिन मेरिट में इनका नाम नहीं आया। एनटीपीसी भी लगभग क्लियर था, तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, तभी सारे एग्जाम्स को इन्होंने क्लियर किया है, भले ही मेरिट ना बना हो। और फाइनली ग्रुप डी में सिलेक्टेड है अभी, और आगे भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रेलवे एग्जाम के लिए। तो रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
थैंक यू आपको भी। और जो भी लोग चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।